पापा देखिए तो जरा, किसका फ़ोन है। नैना की आवाज़ पर शरत ने बगल में बजते फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो बोलते ही पहचानी सी आवाज़ आई। अंकल प्रणाम, नारायण बोल रहा हूँ। शायद अपने मथुरा वाले घर के किराएदार नारायण की आवाज़ पहचान गए। कुछ कहते उससे पहले ही नारायण एक सांस में बोलता चला गया। अंकल, मैंने मकान के नीचे के कमरों की साफ सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी, बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। एक बड़ा बक्सा रखा है, उसमें शायद आंटी बिस्तर रजाई रखती थी। वो बक्सा नीचे से भीगा लगा, शायद पानी गया हो। अब आप लोग आकर देखिएगा, इतने दिनों बाद आप घर आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन मैं? हकलाते हुए शरत जी के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते इससे पहले ही नैना ने फ़ोन का रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। शरत जी इत्मीनान से बात करती बहू नैना को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाती हुई बोल रही थी, पर कुछ अस्फुट शब्द कानों में पड़ गए। अब तुम मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना, वहाँ का इंतज़ाम बढ़िया रखना। पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शरत जी को मानो साफ सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहाँ से उठ गया है। 10 महीने पहले वो पत्नी शिखा के देहांत के बाद उस सूने घर को किराएदार नारायण के भरोसे छोड़कर अपने बेटे सौर के यहाँ आगरा आ गए, पर रम नहीं पाए। 10 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबरकर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो पुराने घर में जाने की बात सोचें, जिसमें शिखा की यादों के साथ अकेलेपन की टीस और वीरानी थी। लेकिन उनकी यात्रा का बाकायदा इंतजाम करवाया जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं है। ये जानकर वे बेचैन हो उठे थे। नेहा ने रिसीवर रख दिया तो शरत जी ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। शरत जी सोच में डूब गए कि अब उन्हें अपने पुराने घर में रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसा लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बहू बेटे के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे, पर इन्होंने इसे अपना घर माना भी कब था। शायद इसलिए बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। मुखर्जी साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, स्वयं मेहमानों सा आचरण करें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो हमें घर का सदस्य माने, तो ये कैसे संभव है? अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं बेटे के पास एक मजबूरी समझकर रहता तो जीवन मुश्किल हो जाता, मेरा भी और इन बच्चों का भी। जब रहना ही है तो मन से जुड़कर रहो। मुखर्जी साहब के कहे फलसफे को भी वो सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दंश न सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी वियोग में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी को सत्य मानते आए। अपनी पत्नी के मृत्यु के 10 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ सहज पलों को जीते देख वो असहज होते। शिखा के जाने का असर सिर्फ उन पर पड़ा है। उनके मन में ये बात घर कर गई थी। पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद 3 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटे बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे कि पापा बर्थडे को लेकर कुछ पहल करें, पर वो निर्विकार बने बैठे रहे। शाम तक उनकी ओर से कोई पहल न होती देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। शरत जी को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार तो हुए, पर वहाँ मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में नैना और शौर्य के चेहरे अपराध बोध से भर गए थे। शरत को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने नैना के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। अब नैना उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, मसलन दूध ले आना, गमलों में पानी डाल देना, सनी को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ आने को कहना। शौर्य उसे टोकता तो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे तो मन लगेगा। शरत जी को नैना की ये बात नागवार लगती थी। काश वो पहले ही खुद को थोड़ा बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उन्हें
अपने पड़ोसी मुखर्जी साहब के घर देखा। वो परिदृश्य भी याद आ रहा था, जहाँ सुबह सुबह की भागदौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटे भी नैना और शौर्य की तरह सुबह की व्यस्तता में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण शरद जी मुखर्जी साहब के घर गए तो उन्होंने चाय पीने के लिए उनको बैठा लिया। मुखर्जी साहब खुद चाय बनाने लगे। आश्चर्य से ताकते शरद जी को उन्होंने बताया कि वे सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों को बाधित नहीं करते हैं। और तो और उस दिन ऑफिस जाते अपने बेटे से अपने टूटे चश्मे को बनवाने के लिए कहा तो उनके बेटे के जवाब को सुनकर भी शरद जी को हैरानी हुई थी। पापा आज तो एडिट है, बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं करवा पाऊंगा। अपने बेटे के इनकार पर मुखर्जी साहब बिना सिकन कुछ चिंता में डूबे से बोले, अरे फिर बिजली का बिल कैसे जमा होगा? उसकी तो आज आखिरी तारीख है, आज मैं ही निकलता हूँ, जमा करवा आऊँगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, नाना पापा आप कहाँ जाएंगे? मौसम का भी भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊँगी, तब आपका चश्मा ठीक करवा लाऊंगी। परिवार के इस आपसी वार्तालाप से संशय की दीवारें खुद ही ढह गई थी। उस घर का हर सदस्य सहज था, न कोई शिकायत थी, न कोई मन आहत। आपसी संवाद कायम था। कहीं कोई मौन शंका आशंका दीवारें खड़ी नहीं कर रही थी। शरद जी मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि यदि शौर्य उनके किसी काम को करने से मना करता तो क्या होता। क्या वे मन ही मन आहत होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुटते। मुखर्जी साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ले ली, पर उस सीख को जीवन में उतार पाने में देर कर दी। तभी तो उनको मथुरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आदत के अनुसार शरद जी आज भी मौन धारण कर लिया था। एक हफ्ते बाद शौर्य और नैना को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले भी बताना जरूरी नहीं समझते। ये टीस लिए वो शौर्य से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुँचे, पर बहू की आवाज़ सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का मथुरा से आगरा आना, जीवन में अचानक हुए इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ मथुरा जाने वाली बात पापा को बता दूँ। ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन नारायण का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू के आपसी वार्तालाप को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी शिखा तस्वीर से निकलकर सम्मुख आ खड़ी हुई हो। शरद जी सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गई? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा शिखा जी उनके हाथ को सहला कर बोल रही हैं, सुनो तुम शौर्य के साथ ही रहना। सुन रहे हो ना? शरद जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे पर आवाज़ फंस गई। वो बोल रहे थे पर शब्द मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा, कोई बुरा सपना देखा क्या? शौर्य उनको हिलाते हुए कह रहा था। जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? शरद जी ने पूछा तो पल भर मौन रहकर शौर्य बोला, आज मथुरा जा रहे हैं। क्यों अचानक? शरद जी के स्वर कुछ कतार से लगे तो शौर्य साधे शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है। जिस हालात में आप यहाँ आए थे उनमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। मथुरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे शरद जी बहू बेटे और पोते के साथ अपने घर मथुरा पहुँचे तो विस्मय हुआ। जिस वीरान घर को वो रोते छोड़कर गए थे उनमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। पंडित जी को देखकर वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित नारायण से पूछा, आज कुछ है क्या? तो शौर्य ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है, अकेलेपन का। फीकी मुस्कान के साथ शरद जी के मुंह से ये शब्द निकलते इससे पहले ही शिखा की मुस्कुराती
तस्वीर ने अपनी ओर ध्यान खींच लिया। नैना उत्साहपूर्वक बोली, पापा मम्मी जी आपके जन्मदिन पर यहाँ पूजा रखती थी। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ करवाने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ शरद जी बोले, 1 हफ्ते क्या तुम लोग यहाँ रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज़ 2-3-4 घंटे लगेंगे। रहना तो पड़ेगा, फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। सौर की बात पर शरद जी कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान शरद जी थक जाते तो नैना उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौटकर आती तो आश्चर्य होता। शरद जी उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भरकर रख देते। और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लिए आते। आखिर ये सब बाद में भी तो देखना है, सोचकर वो काम में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते। लेकिन भागवत समाप्त हुई तो शरद जी भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए तो सौर्य उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। जेही बितरा खे राम तेही बित रहिए। बुदबुदाते शरद जी से सौर्य पूछ रहा था, पापा अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, शरद जी बोले। तो नैना ने कहा, पापा हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन आगरा से मथुरा आ जाएं। हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर अपना ख्याल रखना, शरद जी डूबते मन से बोले। तो नैना और सौर्य चौंके। सौर्य ने विस्मय से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का तो मन नहीं बना रहे हैं? सौर्य की बात सुनकर नैना कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा तो किया है कि हर 2-3 महीने में आते रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? शरद जी की आवाज़ खुशी से कांपी। तो नैना अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पापा डाउट है क्या इसमें? सब मौन एक दूसरे से मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी नैना सादगी से बोली, पापा जब तक मम्मी आपके साथ थी हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। क्यों दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे? हमने मम्मी को तो खो दिया पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा प्लीज़ मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद कर हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़कर जाएंगे? सौर्य अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर शरद जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। छोड़ो चलो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी ना होते, इसलिए आपसे साफ बात नहीं कर पाए। नैना के कहते ही शरद पोते के हाथ को स्नेह से थामकर बोले, चलो चलो अब निकलना भी है, देर करना ठीक नहीं। और नैना बेटी खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए शरद चलने की तैयारी में जुट गए। घर से बाहर आते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को शरद जी ने निहारा तो नैना ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा मम्मी को साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से शरद जी के चेहरे पर सुर्खी आई, उसे देख नैना और सौर्य दोनों हंस पड़े। शरद जी ने गाड़ी में बैठकर पत्नी की तस्वीर की ओर देखा तो लगा शिखा मुस्कुराती हुई कह रही है, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियां हैं। पत्नी की बात शरद जी के दिल में उतर गई। धीमे से सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया और मुस्कुरा पड़े।
मैं के संकीर्ण दायरे से बाहर की विस्तृत दुनिया देख आज वो खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।